जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कल के टॉपिक्स पे हमने कल के टॉपिक जो था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियाई, उन दोनों टॉपिक्स में कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द ग्राउंड स्टेट एटम इन इट्स गैसेस स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि जब आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हो, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो उसके वैलेंस शेल में, उसके आखिरी शेल में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, या कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आता है। ठीक है, अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेते हैं कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक एटम है और ये है उस एटम का आखिरी शेल। ठीक है, अब ये जो मेरे पास एटम का आखिरी शेल है, इस आखिरी शेल में मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से क्या चीज ऐड करवा दूं, किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूं। अब देखना ये पड़ेगा कि ये एटम जो है वो कौन से एलिमेंट का एटम है, उसका ताल्लुक किस एलिमेंट से है। वैसे आमतौर पे ये नोट किया गया है कि जब कभी भी हम किसी भी एटम को, जब कभी भी हम आमतौर पे दुनिया के किसी भी एटम को जब पहला पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं बेटा? पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद अपने अंदर से निकालता है एनर्जी। यानी आप एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बदले में एटम जो है वो आपको क्या देगा? आपको उसके बदले में एटम एनर्जी देगा। लेकिन जब ये बात आती है दूसरे इलेक्ट्रॉन की, जब आप किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा चुके हो और अब आप चाह रहे हो कि उसके अंदर किसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की। ठीक, यानी कि जो मेरा ऑक्सीजन था, मेरा प्यारा ऑक्सीजन था, आपने पहले उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और वो ऑक्सीजन तब्दील हो चुका है O नेगेटिव आयन में। और अब आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि O नेगेटिव आयन में आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दो, तो अब सीन जो है वो चेंज हो जाएगा। और सीन किस तरह से चेंज होगा? अब ये पहले ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुका है और उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर अपने अंदर से एनर्जी निकाल चुका है। अब जबकि ये दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। क्या पता ये अपने अंदर एनर्जी को, अपने अंदर से एनर्जी निकालने के बजाय अपने अंदर एनर्जी ऐड करे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यहाँ पर डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और क्या होगा? the amount of energy required to add an electron to the ground state atom or ion in its gaseous state is known as electron affinity। इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज किस तरह से करेंगे? the total change in energy occurred during addition of an electron to the ground state atom or ion in its gaseous state is known as electron affinity। ये जो है डेफिनेशन फिर परफेक्ट हो गई। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा एक बात बता रहा हूँ कि किसी भी एटम में जब आप आमतौर पर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो तो वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है।
चाहे वो दुनिया कोई भी एटम हो आमतौर पर। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाएंगे और तब्दील होगा F नेगेटिव आयन में, तो वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा -328 किलो जूल्स पर मोल। सिमिलरली सोडियम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एटम है, जब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे और वो तब्दील होगा सोडियम नेगेटिव आयन में, तो वो भी अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, कम भले करेगा मगर करेगा जरूर, -53 किलो जूल्स पर मोल की। लेकिन जब हम किसी भी एटम में सेकंड टाइम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो उसकी एनर्जी वैल्यू जो चेंज है वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि उसने एनर्जी को रिलीज नहीं किया बल्कि अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। इसके लिए हम यहाँ पर आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, कि पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, का मतलब क्या है यहाँ पर देखें कि जब ऑक्सीजन सिंपल एटम था, O था, और अगर यहाँ पर आपको कम जूम लेवल में बढ़ा देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन जो है वो कोई सिंपल एटम था हमारा अकेला, उस पर कोई चार्ज नहीं था, उसको हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऑफर किया और वो तब्दील हुआ O नेगेटिव आयन में, तो उस ऑक्सीजन के एटम ने अपने अंदर से एनर्जी की जो अमाउंट रिलीज की है वो माइनस में है। माइनस मतलब कोई भी एटम कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी लिखा हुआ हो और एनर्जी के साथ माइनस की साइन लिखी हुई हो, इट्स मीन के आपको एनर्जी मिलेगी, मतलब रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, एनर्जी आपको देनी नहीं पड़ेगी, उल्टा आपको मिलेगी। तो ऑक्सीजन जब पहला इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, इलेक्ट्रॉन लेगा एनर्जी देगा। लेकिन जब उसी नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर जिसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऑलरेडी ऐड कर लिया है, जब मैं उसको एक और इलेक्ट्रॉन ऑफर करता हूं ताकि वो तब्दील हो जाए O नेगेटिव टू आयन में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते वक्त वो ऑक्सीजन अब एनर्जी देगा नहीं बल्कि एनर्जी लेगा। तो यहाँ बात समझाने की यही है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आयोनाइजेशन एनर्जी से, कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन देते हैं और एनर्जी मिलती है। तो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दरअसल एनर्जी चेंज है। अब वो एनर्जी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, एनर्जी चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन ऑफर करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले आपको एनर्जी देगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले आपसे एनर्जी और लेगा। ठीक है, लेगा क्यों? देखो भाई, अगर फर्ज करो कि मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की ही बात कर लेता हूं, तो जब किसी भी एटम के अंदर ऑक्सीजन का एटम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर रहा था, तो उस ऑक्सीजन के एटम के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर होल्ड कर सके, अपने अंदर रोक कर रख सके। ठीक है, तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो कि आप उसे दे रहे हो, अपने अंदर अपने शेल्स में रोक के रखने के लिए वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे एनर्जी भी दो। जब किसी एटम के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, अपने आखिरी शेल में रख सके, तो वो एटम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, कब एनर्जी लेगा और कब एनर्जी देगा। खैर, अभी मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको आपके लेवल के मुताबिक ये बात बता दी कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। अब हम पढ़ते हैं, माइक को ऑफ कर दो। अब हम पढ़ते हैं अपना आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? The power of an atom to attract the shared paired electron
toward its nuclei is known as electronegativity. किसी भी एटम की पावर, किसी भी एटम की ताकत जिसकी मदद से वो शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स या किसी दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करे, उस पावर को, उस ताकत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोबारा सुने, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियाई इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर इसको हम इस तरह से एलेबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास तो मैं यहां से रब कर दूं एक सेकंड। तो मेरे पास एक एटम है सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम पढ़ा चुके हैं आपको, K2L8M1। और एक और एटम है हमारे पास क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L8M7। दोनों ही एटम्स को, चाहे वो सोडियम हो या क्लोरीन हो, अपना अपना शेल जो है वो कंप्लीट करना है। तो दोनों एटम्स ने कहा कि चलो यार, सोडियम ने कहा चलो यार क्लोरीन, तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर तुम्हारे एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे भी एम में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो तो मेरे पास चलो 7 तो नहीं, कम से कम कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए एक दूसरे के पास आए, अपने अपने शेल्स को उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलाया और बनाना चाहा एक अदद बॉन्ड, एक अदद कनेक्शन बिटवीन सोडियम एंड इलेक्ट्रॉन, और ऐसा कनेक्शन जिसकी मदद से दोनों का आखिरी शेल कंप्लीट हो सके। मगर यहाँ पे जो सीन हुआ वो कुछ और हुआ। वो सीन क्या हुआ? हमारा जो सोडियम था उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर थी 0.8, और साथ ही साथ जो हमारा क्लोरीन था उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर थी 3.0। अच्छा, आपकी किताब के अंदर सोडियम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर 0.9 लिखी है, तो मैं वही लिख देता हूँ। सोडियम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर कितनी थी? 0.9, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर कितनी? 3.0। तो कौन ज्यादा ताकतवर हुआ? ज्यादा ताकतवर हुआ क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बजाय अपनी ही तरफ मुकम्मल तौर पे क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या क्लोरीन सोडियम को बोलेगा कि भाईजान आपने गलती कर दी, ठीक है, हमने जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन छीनना था और वो हमने छीन लिया। तो जिस ताकत की मदद से, जिस ताकत के बल पर क्लोरीन ने सोडियम का वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मुकम्मल तौर पे अट्रैक्ट कर लिया है, वो ताकत, वो पावर कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वो ताकत, वो पावर क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो ताकत होती है वो फ्लोरीन की होती है, और फ्लोरीन की पावर होती है 4.0। ठीक है, ये खास तरीका है एटम्स की पावर नापने का, और उस खास तरीके को हम कहते हैं, उस खास स्केल को हम कहते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग, हाँ, यहाँ पे मैंने पॉलिंग की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी गलत दिख दी है। PAUL। पॉलिंग स्केल जो है, पॉलिंग नाम के एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर को मेजर करके दुनिया को बताया था, और उन्होंने इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, सबसे ज्यादा पावर वाला एटम किसको डिक्लेयर किया था? फ्लोरीन को। और जिसकी सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 4.0। बाकी जो है वो एलिमेंट्स की यहाँ पर आपके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर्स लिखी हुई हैं। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर कितनी होती है? 2.1। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर 1.2, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.0, नाइट्रोजन 3.0, सल्फर 2.5,
एल्यूमिनियम 1.5, कार्बन 2.5, सिलिकॉन 1.8, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8 और फ्लोरीन 4.0। अच्छा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा तो पता लग गई, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्रेंसियम की, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 0.7। अच्छा, अब बहुत ज्यादा असर पड़ता है केमिकल बॉन्ड के ऊपर। जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फैसला करती है कि इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसा होगा। ये बात समझ में? जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, कि मैं कहता हूं यहां पर फर्ज करो कि हाइड्रोजन जो है वो जुड़ना चाहता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन जो है वो जुड़ना चाहता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और मिलकर बनाना चाहता है वाटर। तो इन दोनों के, ये दोनों एटम्स किस तरह से जुड़ेंगे, ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या ये दोनों एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करेंगे, इसका फैसला किसके बल पर होगा, इसका फैसला होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्यारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। अब इन दोनों एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, जो डिफरेंस है, जो इनकी पावरों के दरमियान, जो इनकी ताकत के दरमियान फर्क है, वो फर्क है 0.9। ठीक है, अब नीचे आते हैं, हमारे पास यहां भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 माइनस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। अब मैं इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस अगर निकालता हूं तो डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा, देखते हैं। 3.5 माइनस 2.1, इट विल बी 1.4। ठीक, अब एक और देख लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड का भी देख लेते हैं, NaCl। Na इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 माइनस chlorine electronegativity 3.0. The difference between the electronegativities is 2.1. देखिए, अब यहां पर कुछ उसूल बना लिए हैं हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो तो बॉन्ड बनेगा आयोनिक, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस छोटा हो 1.7 से तो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इज्जत के साथ एक दूसरे का एहतराम करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बांटेंगे, शेयर करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, HCl में इलेक्ट्रॉन लूज होगा कि गेन होगा कि शेयर होगा? हरी अप। गेन होगा। गेन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो बेटा कितना है, शेयर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 0.9। 0.9 का मतलब क्या होता है, ये किससे छोटा है, 1.7 से। जब 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस छोटा होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट। और कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आयनिक का मतलब क्या होता है, लॉस एंड लूजिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो बताओ भाई H2O में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा या इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? H2O में, पानी में शेयर होगा। शेयर होगा। और NaCl में क्या होगा, लॉस और गेन होगा। लॉस और गेन होगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा, लॉस कौन करेगा इलेक्ट्रॉन का, लूज किसका होगा, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। 0.9 0.9 सोडियम सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा। वेरी वेल। अब कल के टॉपिक में एटॉमिक रेडियाई का जो यूनिट था वो यूनिट रह गया था कि हम एटॉमिक रेडियाई को किस में मेजर करते हैं। हम एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि एक एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको इंसानी आंख से नहीं देख सकते। एक एटम इतना छोटा होता है कि आप एक सुई की नोक के ऊपर कम से कम 10 लाख एटम रख सकते हैं। तो हम उस एटम का जो रेडियस है, उस एटम के पूरे सर्कुलर जो डायामीटर होता है उसका भी आधा जो पार्ट है उसको हम मीटर में तो नाप नहीं सकते, उसको हम मेजर करते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम जिसके ए डॉट, उसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 100000000। ठीक है, एक मीटर को, सॉरी, एक सेंटीमीटर के जब आप 10 करोड़ हिस्से करते हैं तो जो एक हिस्सा आता है वो कहलाता है 1 एंगस्ट्रॉम। इतना छोटा यूनिट होता है जिसमें हम एटॉमिक रेडियाई को मेजर करते हैं। आप लिखा हुआ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 8, 10 पावर -10 मीटर और 10 पावर -8 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर के 10 करोड़ हिस्से करोगे तो जो एक पार्ट आएगा वो कहलाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। एक कल ये चीज रह गई थी। और दूसरी जो चीज हमारे पास रह गई थी वो आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जीज को हम मेजर करते हैं, आयनाइजेशन चाहे इलेक्ट्रॉन दो या चाहे इलेक्ट्रॉन लो, वो एनर्जी मेजर की जाएगी किसमें, किलो जूल्स पर मोल में। किसमें मेजर की जाएगी बेटा, किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल किलो जूल्स और मोल। पर मोल। ठीक है, तो ये दो चीजें रह गई थी। अगर इसमें कोई सवाल हो, कोई बात हो, कोई टॉपिक हो तो पूछ लेना।